रघुवीर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हारे बाबूजी को तेज सीने में दर्द हो रहा है। मैं उन्हें इस हालत में देखकर बहुत डर गई हूँ। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि इन्हें कुछ न हो। अम्मा, आप घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मोहन, तुम बाबूजी के पास रहना। जब तक मैं वापस नहीं आता उन्हें अकेला मत छोड़ना। सूरज उग चुका था। गांव की गलियों में चहल पहल शुरू हो रही थी। रामप्रसाद का परिवार पूरे गांव में प्रेम और एकता के लिए जाना जाता था। रघुवीर, मोहन, इधर आओ बेटो। आज मैं तुम्हें फिर वही बात याद दिलाना चाहता हूं। खेत, मकान, पैसा और दौलत मेहनत से दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन अगर भाई का भरोसा टूट जाए तो वो पूरी जिंदगी वापस नहीं आता। पिताजी, आपने बचपन से हमें एक साथ रहना सिखाया है। मेरे लिए मोहन सिर्फ छोटा भाई नहीं, बल्कि मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मैं भगवान को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि किसी भी हालत में इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भैया, मैं भी यही कसम खाता हूं। चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगा। मेरे लिए आपका सम्मान किसी भी जमीन, पैसे या संपत्ति से कहीं ज्यादा बड़ा है। रामप्रसाद मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। यही संस्कार मैं तुम दोनों में देखना चाहता था। जिस घर के भाई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, उस घर का भगवान भी साथ नहीं छोड़ता। हमेशा मिलकर रहना और कभी किसी तीसरे की बातों में मत आना। तीनों खेत की ओर चल पड़े। रास्ते भर गांव वाले उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। रामप्रसाद, सच कहूं तो तुम्हारी किस्मत पर गर्व होता है। आजकल भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन तुम्हारे दोनों बेटे तो एक जान और दो शरीर जैसे हैं। भगवान करे इनकी ये मोहब्बत हमेशा बनी रहे। काका, ये सब भगवान की कृपा और अच्छे संस्कारों का फल है। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे बाद भी ये परिवार कभी अलग ना हो। अगर ये साथ रहे तो मेरी आत्मा को हमेशा शांति मिलेगी। खेत पहुंचते ही दोनों भाई बिना समय गवाए काम में लग गए। मोहन, तुम नहर का पानी संभालो। मैं मजदूरों के साथ कटाई शुरू करता हूं। दोपहर तक ये पूरा खेत तैयार हो जाना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो इस बार हमारी फसल पूरे इलाके में सबसे अच्छी होगी। भैया, आपने हमेशा मुझे अपने बराबर समझा है, कभी छोटा नहीं माना। यही वजह है कि मैं हर काम पूरे मन से करता हूं। आपकी इज्जत मेरी अपनी इज्जत है और आपकी खुशी मेरी सबसे बड़ी कमाई है। दोपहर तक खेत का काम पूरा हो गया। दोनों भाई थक चुके थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। आज तुम दोनों को देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, उस दिन भी मुझे यही भरोसा रहेगा कि मेरे बेटे एक दूसरे का सहारा बनकर जिएंगे, कभी बोझ नहीं बनेंगे। पिताजी, ऐसी बातें मत किया कीजिए। आपके रहते हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती। आप हमारे घर की नींव हैं। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हाँ पिताजी, हम दोनों आपके संस्कारों को कभी नहीं भूलेंगे। अगर कभी हमारे बीच कोई गलतफहमी आई भी तो हम पहले बैठकर बात करेंगे, लेकिन अपने रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। शाम होते होते पूरा परिवार घर लौट आया। आंगन में हंसी खुशी का माहौल था। आज तुम सबको साथ देखकर मन खुश हो गया। यही हंसी हमेशा इस घर में बनी रहे। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत ये नहीं कि हमारे पास कितनी जमीन है, बल्कि ये है कि मेरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। अम्मा, आपकी यही सीख हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम दोनों भाई कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको या पिताजी को दुख पहुंचे, चाहे हमें कितना भी बड़ा त्याग क्यों ना करना पड़े। अम्मा, अगर कभी मेरे कारण भैया का दिल दुखे तो सबसे पहले मुझे डांटना। मैं अपने बड़े भाई की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। उन्होंने बचपन से मुझे बेटे की तरह संभाला है, सिर्फ भाई की तरह नहीं।
परिवार की खुशियां देखकर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। देखते हैं ये प्यार कब तक रहता है। जहां इतनी जमीन और इतना पैसा हो, वहां एक दिन बंटवारा जरूर होता है। बस सही समय आने दो, फिर यही भाई एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही सोच आने वाले दिनों में पूरे परिवार की परीक्षा बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों की शादी धूमधाम से हो गई। पूरा गांव खुशी में शामिल हुआ। बहू, आज से ये घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम दोनों का भी है। इस आंगन की सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को बहन माना तो ये परिवार हमेशा खुश रहेगा। बाबूजी, आपने मुझे बहू नहीं, बेटी का सम्मान दिया है। मैं वचन देती हूँ कि इस घर की इज्जत और एकता को हमेशा अपनी इज्जत समझूंगी। कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे परिवार में दरार आए। बाबूजी, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर रहें। मैंने हमेशा सुना है कि संयुक्त परिवार में खुशियाँ दोगुनी होती हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि इस घर में कभी किसी को शिकायत का मौका न मिले। कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। पूरा परिवार एक साथ हंसता, खाता और काम करता था। मोहन, आज शहर से खाद और बीज ले आना। इस बार अगर सही तैयारी करेंगे तो हमारी फसल पिछले साल से भी बेहतर होगी। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, बस इरादा साफ होना चाहिए। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ। आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। ये खेत सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों से भी जुड़े हुए हैं। गीता, चलो आज हम दोनों मिलकर अम्मा के साथ रसोई संभालते हैं। जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है तो घर में अलग ही खुशी महसूस होती है। दीदी, मुझे भी यही अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि हर दिन ऐसे ही बीते। परिवार की मुस्कान ही सबसे बड़ा सुख है। बाकी दुनिया की दौलत किसी काम की नहीं। ये सब देखकर गांव वाले भी उनकी मिसाल देने लगे। देखो कैसी किस्मत है इस घर की। दोनों बहुएं भी सगी बहनों की तरह रहती हैं। भगवान हर घर को ऐसा परिवार दे। लेकिन हर खुशी पर किसी न किसी की बुरी नजर पड़ ही जाती है। इतना प्यार दिख रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जहां दो बहुएं होती हैं, वहां एक दिन रसोई अलग होती ही है। बस थोड़ा इंतजार करो, फिर तमाशा शुरू होगा। तुम ठीक कहते हो। अगर थोड़ा सा शक इनके मन में डाल दिया जाए तो ये परिवार अपने आप टूट जाएगा। हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन कमला गीता से मिलने उसके घर पहुंची। बहू, बुरा मत मानना, लेकिन मैंने देखा है कि सारे फैसले हमेशा रघुवीर और उसकी पत्नी ही लेते हैं। तुम्हारी भी तो इस घर में बराबर की हिस्सेदारी है। अपनी बात कहना सीखो, नहीं तो हमेशा पीछे रह जाओगी। चाची, आपने शायद गलत समझा है। भैया बड़े हैं, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। उन्होंने कभी हमें छोटा महसूस नहीं होने दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। दुनिया बहुत चालाक है। जो आज अपना लगता है वही कल तुम्हारा हक भी छीन सकता है। बाद में मत कहना कि किसी ने पहले से समझाया नहीं। कमला चली गई, लेकिन उसके शब्द गीता के मन में कहीं न कहीं रह गए। क्या सचमुच मैं हर बात में चुप रहती हूँ? नहीं, भैया और दीदी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसी शाम मोहन खेत से घर लौटा। गीता, क्या बात है? आज तुम पहले जैसी खुश नहीं लग रही। अगर कोई परेशानी है तो खुलकर बताओ। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर चलता है। छुपी हुई बातें दूरियां बढ़ा देती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस यूं ही थोड़ा सिर दर्द है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहन उसकी बात मान गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ बदलने लगा है। बीटू, याद रखना, घर तब तक घर रहता है जब तक मन साफ रहते हैं।
जिस दिन शक ने जगह बना ली, उसी दिन रिश्ते कमजोर होने लगती हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि परिवार की खुशियों में अब एक अदृश्य दरार जन्म ले चुकी थी। आने वाले दिनों में यही दरार बंटवारे की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। कुछ दिन बीत गए। ऊपर से सब सामान्य था, लेकिन गीता के मन में कमला की बातें बार बार घूम रही थीं। मोहन, एक बात पूछूं, तू बुरा तो नहीं मानोगे? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि घर का हर बड़ा फैसला भैया लेते हैं। क्या इस घर में तुम्हारी राय की कोई कीमत नहीं है, या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ? गीता, तुम गलत समझ रही हो। भैया बड़े हैं, इसलिए उनसे सलाह लेना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कभी मुझे अपने से अलग नहीं समझा। इस घर की हर चीज पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना उनका है। गीता ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। अरे बहू, कैसी हो? मैंने सुना इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अच्छा बताओ, फसल बेचने के बाद कितना पैसा आया और उसमें से तुम्हारे हाथ में कितना रखा गया? चाची, मैंने कभी हिसाब नहीं पूछा। बाबूजी और भैया सब संभालते हैं। हमें किसी चीज की कमी नहीं रहती, इसलिए मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिस घर की बहू अपने अधिकार का हिसाब नहीं जानती, एक दिन उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा आता है। दुनिया भरोसे से नहीं, कागज और हिस्से से चलती है। कमला मुस्कुराते हुए चली गई। उसके शब्द फिर गीता के मन में गूंजने लगे। मोहन, अगर मैं घर के खर्च और खेती का हिसाब जानना चाहूँ तो क्या इसमें कुछ गलत है? मैं किसी पर शक नहीं कर रही, बस अपने परिवार की स्थिति समझना चाहती हूँ। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन हिसाब जानने और रिश्तों पर शक करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। मुझे डर है कि कहीं कोई तुम्हारे मन में ऐसी बातें तो नहीं भर रहा जिनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। गीता ने जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ने मोहन की चिंता बढ़ा दी। मोहन, इस बार जो मुनाफा होगा उससे मैं सोच रहा हूं कि घर की छत बनवा दें। बरसात में अम्मा बाबूजी को बहुत परेशानी होती है। उसके बाद अगले साल नया ट्रैक्टर भी ले लेंगे। भैया, जैसा आप ठीक समझें। मेरे लिए सबसे पहले बाबूजी और अम्मा की सुविधा है, बाकी चीजें बाद में भी हो जाएंगी। दोनों भाई हंसते हुए काम में लग गए। दूर खड़ा धनपाल ये सब देख रहा था। ये दोनों अभी भी साथ हैं। लगता है कमला की बातें पूरी तरह असर नहीं कर रही। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों भाइयों के बीच सीधी गलतफहमी पैदा हो जाए। उसी शाम धनपाल जानबूझकर रामप्रसाद के घर पहुंचा। रामप्रसाद भाई, सुना है इस बार बहुत कमाई हुई है। अच्छा है, बस एक सलाह दूं, बेटों का हिस्सा समय रहते साफ कर देना। बाद में जमीन के झगड़े अदालत तक पहुंच जाते हैं। धनपाल, मेरे बेटों के बीच हिस्से की बात कभी नहीं आएगी। मैंने उन्हें रिश्तों की कीमत सिखाई है। मुझे अपने संस्कारों पर पूरा भरोसा है। भगवान करे आपका भरोसा हमेशा सही निकले। मैं तो बस दुनिया देखकर कह रहा था, आजकल अपनी भी कब बदल जाएं कोई नहीं जानता। धनपाल चला गया, लेकिन उसकी बात सुनकर सरस्वती कुछ देर सोचती रही। जी, मुझे धनपाल की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो हर बार घर में बंटवारे की बात क्यों करता है? मुझे लगता है उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। तुम चिंता मत करो। जब तक हमारे बच्चे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, कोई भी इंसान इस घर को नहीं तोड़ सकता। असली खतरा बाहर वाले नहीं, मन में पैदा होने वाला शक होता है। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर सो गया, लेकिन गीता की आंखों से नींद गायब थी। क्या मैं बेवजह सोच रही हूँ, या सचमुच मुझे अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए? अगर कल बहुत देर हो गई तो? नहीं, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई भी जाननी होगी। यही पहली रात थी जब इस घर की दीवारों के बीच विश्वास से ज्यादा सवाल पैदा होने लगे थे।
अगली सुबह घर में सब सामान्य था, लेकिन गीता के मन में सवाल बढ़ चुके थे। मोहन, आज मैं साफ साफ बात करना चाहती हूँ। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि कल कोई कहे कि हमने अपने अधिकार की बात कभी की ही नहीं। क्या इस घर की आमदनी और खर्च का हिसाब हमें नहीं पता होना चाहिए? गीता, हिसाब जानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस दिन हिसाब रिश्तों से बड़ा हो जाता है उसी दिन परिवार टूटना शुरू हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में ऐसी नौबत कभी आए। मैं रिश्ते तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझना चाहती हूँ। अगर हम इस घर के सदस्य हैं तो हमें भी हर फैसले की जानकारी मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ सम्मान के साथ अपनी बात रखना चाहती हूँ। मोहन, तुम दोनों किस बात की चर्चा कर रहे हो? अगर कोई बात है तो खुलकर कहो। इस घर में कभी कोई फैसला छिपकर नहीं हुआ। जो भी होगा सबके सामने होगा और सबकी सहमति से होगा। भैया, गीता चाहती है कि खेती और घर का पूरा हिसाब हम सबके सामने रखा जाए। उसका कहना है कि सभी को हर बात की जानकारी होनी चाहिए। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी, इसीलिए मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूं। अगर यही बात है तो इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं। शाम को बाबूजी के सामने पूरा हिसाब रख देंगे। मुझे अपने भाई से कुछ भी छिपाने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। ये घर भरोसे से चलता है, राज से नहीं। भैया, अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरा उद्देश्य किसी पर शक करना नहीं था। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आगे कभी कोई गलतफहमी पैदा ना हो और सब कुछ साफ रहे। गीता, तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई बाहर वाला तुम्हारे मन में हमारे खिलाफ बातें भरे तो पहले हमसे पूछ लेना। गलतफहमी जितनी जल्दी पैदा होती है उतनी जल्दी खत्म नहीं होती। रघुवीर खेत चला गया। गीता चुपचाप उसकी बातें सोचती रही। बहू, सुना है तुमने हिसाब मांग लिया? बहुत अच्छा किया। अगर आज आवाज नहीं उठाओगी तो कल तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। अधिकार मांगने से नहीं, लेने से मिलते हैं। चाची, भैया ने तो खुद कहा है कि शाम को सबके सामने हिसाब रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ कोई गलत करेंगे। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। यही तो चालाक लोग करते हैं। सामने मीठा बोलते हैं और पीछे सब अपने नाम कर लेते हैं। जब तक कागज नहीं देखोगी किसी की बात पर भरोसा मत करना। दुनिया बदल चुकी है बहू। कमला की बातें फिर गीता के मन में घर करने लगी। शाम को आज सब लोग बैठ जाओ। मोहन ने कहा था कि घर का पूरा हिसाब सबके सामने रखा जाए। मुझे खुशी है कि बात छिपाने के बजाय सामने आई। परिवार वहीं मजबूत होता है जहां सवाल पूछने की इजाजत होती है। बाबूजी, ये रही फसल बेचने की रसीद, ये खाद और बीज का खर्च, ये मजदूरों की मजदूरी और ये बैंक में जमा रकम। जो पैसा बचा है वो भी सबके सामने रख रहा हूं। इसमें एक एक रुपए का हिसाब लिखा हुआ है। भैया, मुझे आप पर पहले भी भरोसा था और आज भी है। आपने हमेशा मुझे अपने बराबर माना। मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना वजह अपने मन में कई सवाल पैदा कर लिए थे। आज समझ आया कि विश्वास टूटने से पहले सच जान लेना कितना जरूरी होता है। बेटी, गलती सवाल पूछने में नहीं होती। गलती तब होती है जब इंसान जवाब सुने बिना फैसला कर लेता है। आज तुम सबने बैठकर बात की, इसलिए एक बड़ी परेशानी टल गई। लगता है सीधी चाल काम नहीं करेगी। अब ऐसा खेल खेलूंगा कि भाई खुद एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। उस दिन इस घर का बंटवारा कोई नहीं रोक पाएगा। दो दिन बाद धनपाल ने दोनों भाइयों के बीच गलतफहमी पैदा करने की नई चाल चली। मोहन बेटा, जरा मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तुम्हें अपना बेटा समझकर कह रहा हूं। कल मैं बाजार गया था। वहां मैंने रघुवीर को पटवारी से अकेले बात करते देखा। दोनों जमीन के कागजों की चर्चा कर रहे थे। मुझे बात कुछ ठीक नहीं लगी। चाचा, आप क्या कह रहे हैं? भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर कोई काम होगा तो मुझे जरूर बताएंगे। उन्होंने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छिपाई। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। अब मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है।
लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में इंसान का मन कब बदल जाए कोई नहीं जानता। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उधर रघुवीर खेत से लौट रहा था। नहीं, मुझे किसी और की बात पर भरोसा करने से पहले भैया से बात करनी चाहिए। अगर मैं चुप रहा तो ये बात मेरे मन में जहर बन जाएगी। भैया, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो पहले ही माफ कर दीजिए। क्या आप कल पटवारी से मिलने गए थे? अगर गए थे तो किस काम से? हाँ, मैं गया था। बाबूजी ने कहा था कि खेत की नई नाप करवा लें, क्योंकि नहर का रास्ता बदल रहा है, इसलिए पटवारी से बात करनी पड़ी। इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं थी। बस इतनी सी बात थी। मुझे किसी ने कुछ और ही बताया था, इसलिए मेरे मन में सवाल आ गया। अच्छा हुआ मैंने आपसे सीधे पूछ लिया। मोहन, याद रखना, अगर कभी मेरे बारे में कोई कुछ कहे तो सबसे पहले मुझसे पूछना। बाहर वाले अक्सर वही बोलते हैं जिससे परिवार टूट जाए। मैं तुम्हारा भाई हूं, दुश्मन नहीं। भैया, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि एक पल के लिए भी मेरे मन में शक आया। आगे से मैं किसी की बात पर विश्वास करने से पहले आपसे जरूर पूछूंगा। दोनों भाई गले मिल गए, लेकिन धनपाल दूर से ये सब देख रहा था। कमाल है, हर बार ये लोग बात करके गलतफहमी खत्म कर देते हैं। अब मुझे ऐसा वार करना होगा जिससे बात सीधे बहुओं तक पहुंचे। घर तब टूटता है जब औरतों के मन में आग लगती है। अगले दिन कमला फिर गीता के पास पहुंची। बहू, सुना है कल फिर पटवारी आया था। लगता है कोई बड़ा काम चल रहा है। तुम अभी भी चुप बैठी हो। बाद में अगर सब कुछ किसी और के नाम हो गया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। चाची, मैंने खुद भैया से बात की है। उन्होंने सब साफ साफ बता दिया। मुझे अब किसी बात पर शक नहीं है। कृपया ऐसी बातें मत कीजिए, इससे घर का माहौल खराब होता है। अच्छा, अब तुम मुझे ही गलत समझने लगी। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया, लेकिन याद रखना, समय आने पर मेरी बात जरूर याद आएगी। कमला गुस्से में वहां से चली गई। गीता, अगर कोई तुम्हारे मन में हमारे खिलाफ बातें करे तो बेझिझक मुझसे कहना। हम देवरानी जेठानी बाद में हैं, पहले बहनी हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी तीसरी की वजह से हमारे बीच दूरी आए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ दिनों से मैं सचमुच उलझ गई थी, लेकिन अब समझ आ गया है कि रिश्ते सवाल पूछने से नहीं टूटते, बल्कि बिना बात किए फैसले लेने से टूटते हैं। यही समझ सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, कोई भी इंसान इस परिवार को कभी नहीं तोड़ पाएगा। धनपाल की 2 चालें नाकाम हो चुकी थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसके मन में अब पहले से भी बड़ा षड्यंत्र तैयार हो रहा था। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैल गई कि नई सड़क बनने वाली है। अरे राम प्रसाद, सुना है सरकार की नई सड़क तुम्हारी खेत के पास से निकलेगी। अगर ऐसा हुआ तो उस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। अब तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। भाई, भगवान जितना देगा उतना ही काफी है। पैसा इंसान की जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन अगर उसी पैसे की वजह से परिवार टूट जाए तो ऐसी दौलत किसी काम की नहीं रहती। धनपाल ने यह खबर सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब खेल अपने आप शुरू होगा। जब जमीन की कीमत बढ़ती है तब भाई भी भाई नहीं रहते। बस मुझे थोड़ा सा शक पैदा करना है, बाकी काम लालच खुद कर देगा। शाम को धनपाल मोहन को रास्ते में रोक लेता है। मोहन बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सुना है सड़क उसी खेत के पास बनेगी जो बड़े भाई के नाम दर्ज है। अगर कल वो जमीन करोड़ों की हो गई तो तुम्हें क्या मिलेगा? कभी इस बारे में सोचा है? चाचा, वो खेत हमारे परिवार का है। चाहे कागज पर किसी का भी नाम हो, उस पर मेहनत हम सबने की है।
मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। भरोसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अदालत भरोसे से नहीं, कागज से फैसला करती है। मैं चाहता हूं कि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े, इसलिए समय रहते अपना अधिकार सुरक्षित कर लो। मोहन बिना जवाब दिए घर चला गया। क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। रास्ते में किसी ने कुछ कहा क्या? आपका चेहरा बता रहा है कि मन में कोई बात चल रही है। धनपाल चाचा फिर वही बातें कर रहे थे। कभी कहते हैं जमीन का हिस्सा ले लो, कभी कहते हैं कागज देखो। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें हमारे परिवार की इतनी चिंता क्यों रहती है। अगर कोई इंसान बार बार एक ही बात दोहराए तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होती है, लेकिन मैं भी अब किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सच्चाई जानना चाहती हूँ। नहीं गीता, इस बार भी मैं पहले भैया से ही बात करूंगा। मैंने खुद से वादा किया है कि किसी तीसरे की बात हमारे रिश्ते के बीच नहीं आने दूंगा। उसी समय रघुवीर घर पहुंचा। मोहन, मुझे अभी अभी तहसील से खबर मिली है कि सड़क बनने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जमीन की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन जो भी होगा हम सब मिलकर तय करेंगे। भैया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं भी चाहता हूं कि कोई फैसला अकेले नहीं, पूरे परिवार की मौजूदगी में हो, ताकि आगे कभी किसी के मन में कोई सवाल पैदा ना हो। बिल्कुल, ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। इसमें बाबूजी की मेहनत, अम्मा की दुआ और हम दोनों भाइयों का पसीना मिला हुआ है। इसे लेकर कभी मन में दूरी नहीं आनी चाहिए। दूर खड़ा धनपाल दोनों की बातें सुन रहा था। लगता है भाइयों के बीच दरार डालना आसान नहीं होगा। अब मुझे ऐसा वार करना पड़ेगा कि पूरा गांव इनके खिलाफ बातें करने लगे। जब समाज सवाल उठाएगा तब घर के अंदर भी आग जरूर लगेगी। बेटो, एक बात याद रखना, भगवान इंसान की परीक्षा अक्सर दौलत देकर लेता है। गरीबी में साथ रहना आसान होता है, लेकिन अमीरी आने पर रिश्ते बचाना सबसे कठिन काम होता है। बाबूजी, आपके रहते कोई भी फैसला बिना आपकी अनुमति के नहीं होगा। अगर कभी जमीन बेचनी भी पड़ी तो पहले परिवार बैठेगा, फिर निर्णय होगा। हमारा रिश्ता किसी कीमत पर नहीं बिकेगा। मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे हिस्से से पहले परिवार चाहिए। अगर घर बचा रहेगा तो मेहनत करके फिर से सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन भाई खो दिया तो पूरी जिंदगी खाली रह जाएगी। दोनों भाइयों की बातें सुनकर राम प्रसाद की आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि उनके संस्कार अभी भी जिंदा हैं। अगले सप्ताह गांव में पंचायत बैठी। उसी दिन धनपाल ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। रमेश, अगर तू मेरा एक छोटा सा काम कर देगा तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। बस पंचायत में इतना कहना कि तूने रघुवीर को जमीन अपने नाम कराने की बात करते हुए सुना था। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। धनपाल काका, ये तो सरासर झूठ होगा। मैं किसी बेगुनाह परिवार को क्यों बदनाम करूं? सिर्फ पैसों के लिए किसी का घर उजाड़ना मुझे मंजूर नहीं है। दुनिया सच से नहीं, पैसों से चलती है। आज मौका छोड़ देगा तो कल पछताएगा। किसी को कुछ साबित भी नहीं होगा। बस 2 मिनट बोलना है और तेरे हाथ में पूरे 10,000 रुपए होंगे। गरीबी से मजबूर रमेश लालच में आ गया। सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से रघुवीर को कहते सुना था कि सड़क बनने से पहले सारी जमीन अपने नाम कर लेनी चाहिए। बाद में किसी को हिस्सा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मुझे लगा कि ये बात सबको बता देनी चाहिए। रमेश, तुम क्या बोल रहे हो? सोच समझकर जवाब देना। भैया ऐसा सोच भी नहीं सकते। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो पूरे गांव के सामने दिखाओ। सिर्फ किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। रमेश, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मैंने ऐसी कोई बात कही है तो भगवान की कसम खाकर कहो। मैं सच सुनना चाहता हूं। झूठ बोलकर किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। मैंने वही कहा जो मैंने सुना था। अब आप लोग मानो या मत मानो, लेकिन मुझे जो सच लगा मैंने पंचायत में बता दिया। पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। अगर रमेश सच बोल रहा है तो मामला गंभीर है, लेकिन रघुवीर को हम बचपन से जानते हैं। वो बिना वजह अपने भाई के साथ धोखा करेगा, ये बात गले नहीं उतरती। पहले पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। किसी भी इंसान को सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
अगर आरोप लगाया गया है तो उसके साथ सबूत भी होना चाहिए। बिना सबूत के पंचायत कोई फैसला नहीं करेगी। सरपंच जी, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो गांव में इतनी चर्चा क्यों होती? मेरी राय है कि अभी से जमीन का बंटवारा कर दिया जाए ताकि आगे कोई बड़ा झगड़ा ना हो। धनपाल, तुम्हें मेरे परिवार की चिंता कब से होने लगी? मेरा घर टूटे या जुड़े, इसका फैसला मेरा परिवार करेगा, दूसरों के कहने से नहीं। पहले सच सामने आएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। बाबूजी, मैं पूरे गांव के सामने कहता हूं कि मुझे अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा है। अगर भैया कह दें कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा सबूत है। मेरा रिश्ता किसी अफवाह से कमजोर नहीं होगा। मोहन, तुम्हारे इस भरोसे ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं भगवान और बाबूजी की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कभी तुम्हारे अधिकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सोचा। तुम्हारा हिस्सा मेरे हिस्से से अलग नहीं है। धनपाल का चेहरा उतर गया। उसकी चाल फिर नाकाम होती दिख रही थी। आज की पंचायत यहीं खत्म होती है। जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, कोई भी व्यक्ति रघुवीर पर आरोप नहीं लगाएगा। और अगर बाद में पता चला कि किसी ने झूठ फैलाया है तो उसके खिलाफ गांव की परंपरा के अनुसार कार्रवाई होगी। पंचायत खत्म हुई, लेकिन धनपाल ने मन ही मन कसम खाई कि अगली बार ऐसा वार करेगा जिससे भाइयों का भरोसा सचमुच हिल जाए। पंचायत के कुछ दिनों बाद अचानक राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। पूरा परिवार घबरा गया। रघुवीर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हारे बाबूजी को तेज सीने में दर्द हो रहा है। मैं उन्हें इस हालत में देखकर बहुत डर गई हूँ। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि इन्हें कुछ न हो। अम्मा, आप घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मोहन, तुम बाबूजी के पास रहना। जब तक मैं वापस नहीं आता उन्हें अकेला मत छोड़ना। भैया, आप जल्दी जाइए। बाबूजी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पहुंच गया और राम प्रसाद की जांच करने लगा। घबराने की बात नहीं है, लेकिन इन्हें अब आराम की बहुत जरूरत है। किसी भी तरह का तनाव इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। घर का माहौल शांत रखिए और इनकी दवा समय पर दीजिए। बेटो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे जाने के बाद कभी इस घर में बंटवारे की नौबत आए तो पहले एक दूसरे की आंखों में देखना। अगर वहां प्यार बचा हो तो जमीन का कोई भी टुकड़ा तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। बाबूजी, ऐसी बातें मत कीजिए। आपके रहते इस घर में कोई बंटवारे की बात भी नहीं करेगा। हम दोनों भाई आपके संस्कारों की लाज कभी नहीं टूटने देंगे। हाँ बाबूजी, मैं वचन देता हूँ कि किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। अगर कभी कोई समस्या आई भी तो सबसे पहले भैया से बात करूंगा, किसी तीसरे से नहीं। राम प्रसाद की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। जब तक बूढ़ा जिंदा है ये परिवार टूटेगा नहीं। अगर मुझे अपना मकसद पूरा करना है तो मुझे ऐसा खेल खेलना होगा कि बाप भी बेटों को समझाने में नाकाम हो जाए। तुम चिंता मत करो। औरतों के मन में अगर असुरक्षा बैठ जाए तो घर अपने आप बिखर जाता है। मैं गीता से फिर बात करूंगी। इस बार उसे यकीन दिलाऊंगी कि उसका भविष्य खतरे में है। अगले दिन कमला फिर गीता से मिली। बहू, बूढ़े लोग कब तक साथ रहते हैं? कल को अगर कुछ हो गया तो क्या तुम्हें यकीन है कि सब कुछ बराबर मिलेगा? अभी से अपने पति को समझाओ, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। चाची, मैं अब आपकी किसी बात पर बिना सोचे विश्वास नहीं करूंगी। मैंने अपने परिवार को बहुत करीब से देखा है। अगर कोई फैसला होगा तो हम सब मिलकर करेंगे। डर फैलाकर रिश्ते नहीं बचाए जाते। ठीक है, मेरी बात आज नहीं समझोगी, लेकिन समय आने पर तुम्हें खुद एहसास होगा कि मैं गलत नहीं थी। कमला गुस्से में चली गई। गीता, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। मुझे खुशी है कि तुमने सही जवाब दिया। परिवार भरोसे से चलता है। अगर हम दोनों साथ रहेंगी तो कोई भी इंसान इस घर को नहीं तोड़ पाएगा। दीदी, अब मुझे समझ आ गया है कि बाहर वाले हमारी खुशियों से जलते हैं। मैं वादा करती हूँ कि अब किसी की बात सुनकर अपने मन में आपके या भैया के लिए गलत विचार नहीं आने दूंगी।
मोहन, बाबूजी की तबीयत ठीक होने तक खेत की पूरी जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर संभालेंगे। अभी सबसे जरूरी बात उनकी सेहत है। पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। भैया, मैं आपके साथ हूँ। खेत भी संभालेंगे और बाबूजी की सेवा भी करेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। धनपाल की हर चाल असफल हो रही थी, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके मन में एक आखिरी और सबसे खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। रामप्रसाद की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। इसी बीच धनपाल ने सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। सुनो कमला, अब सीधी लड़ाई से कुछ नहीं होगा। हमें ऐसा झूठ फैलाना होगा कि पूरा गांव उसी पर विश्वास कर ले। जब भरोसा टूटेगा तभी ये परिवार टूटेगा। तुम क्या करने वाले हो? पिछली बार तुम्हारी हर चाल उल्टी पड़ गई थी। इस बार भी अगर गलती हुई तो पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाएगा। इस बार गलती नहीं होगी। मैं खबर फैलाऊंगा कि रामप्रसाद ने मरने से पहले सारी जमीन रघुवीर के नाम की वसीयत लिख दी है। ये बात सुनते ही हर किसी के मन में शक पैदा होगा। अगले ही दिन ये अफवाह पूरे गांव में फैल गई। अरे तुमने सुना क्या? लोग कह रहे हैं कि रामप्रसाद ने सारी जमीन बड़े बेटे के नाम कर दी है। अगर ये सच है तो छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता। रामप्रसाद अपने दोनों बेटों से बराबर प्यार करते हैं। बिना सच्चाई जाने किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। कुछ ही देर में ये बात मोहन के कानों तक भी पहुंच गई। भैया, मैं आपके पास किसी शिकायत के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि गांव में जो बातें फैल रही हैं, क्या उनमें जरा भी सच्चाई है? मैं सच आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। मोहन, अगर मैं तुम्हें भाई मानता हूं तो क्या कभी ऐसा सोच सकता हूं? मैंने कोई वसीयत नहीं देखी, न कोई कागज बनवाया। जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ हमारा परिवार तोड़ना है। भैया, मुझे आपके जवाब पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब ये अफवाह पूरे गांव में फैल चुकी है। अगर हमने चुप्पी साध ली तो लोग झूठ को ही सच मान लेंगे। ठीक कहा तुमने। आज शाम पूरे गांव के सामने बाबूजी से ही सच कहलवाते हैं। एक बार सच्चाई सामने आ जाएगी तो झूठ फैलाने वालों का चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। शाम को घर के आंगन में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। मैं आज सबके सामने साफ साफ कह रहा हूं कि मैंने किसी भी बेटे के नाम कोई वसीयत नहीं लिखी है। मेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं। जो लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, वे मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। रामप्रसाद की बात पूरे गांव ने सुन ली। अब अगर कोई फिर से ये झूठ फैलाएगा तो उसके खिलाफ पंचायत में कार्रवाई होगी। किसी की इज्जत से खेलना बहुत बड़ा अपराध है। बाबूजी, मुझे गर्व है कि मैं इस परिवार की बहू हूं। आज आपने साबित कर दिया कि सच्चाई बोलने वाला कभी डरता नहीं। अब मैं भी किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करूंगी। हम सब एक परिवार हैं। अगर कोई हमें तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम पहले से भी ज्यादा मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। यही इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। भीड़ में खड़ा धनपाल सब सुन रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अब झूठ से काम नहीं चलेगा। अगली चाल ऐसी होगी कि भाई खुद एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। अगर ये दांव भी खाली गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। भैया, आज फिर आपने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरा विश्वास अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। मैं किसी भी हाल में इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। मोहन, जब तक हम सच बोलते रहेंगे और एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे, तब तक कोई भी इंसान हमारे बीच दीवार नहीं खड़ी कर सकता। भाई का रिश्ता खून से नहीं, विश्वास से मजबूत होता है। धनपाल की आंखों में अब हार नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। उसे लगा कि अब आखिरी बार करना ही होगा। अगली सुबह धनपाल ने आखिरी चाल चली। रात के अंधेरे में उसने खेत की मेड़ तोड़वा दी। अब देखता हूं कैसे बचता है ये परिवार। सुबह जब दोनों भाई टूटी हुई मेड़ देखेंगे तो एक दूसरे पर ही शक करेंगे। आज इनका बंटवारा होकर रहेगा। सुबह दोनों भाई खेत पहुंचे। मेड़ टूटी हुई थी और फसल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका था। भैया, ये किसने किया होगा? जिसने भी किया है उसका मकसद हमारी मेहनत नहीं, हमारा रिश्ता तोड़ना है। मैं आपको जानता हूं।
आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। मोहन, अगर आज हम एक दूसरे पर शक कर बैठे तो वही होगा जो हमारा दुश्मन चाहता है। फसल फिर उग जाएगी, लेकिन अगर भरोसा टूट गया तो जिंदगी भर नहीं लौटेगा। उसी समय गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। रघुवीर भैया, मैंने रात को धनपाल चाचा को 2 आदमियों के साथ खेत की तरफ जाते देखा था। मुझे डर लगा, इसलिए मैं छिप गया। अब समझ आया कि ये सब उन्होंने ही करवाया है। चलो भैया, अभी इसी वक्त पंचायत बुलाते हैं। आज सच सबके सामने आना चाहिए। जिसने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। कुछ ही देर में पूरे गांव की पंचायत बैठ गई। धनपाल, तुम पर गंभीर आरोप लगा है। अगर तुम निर्दोष हो तो सबके सामने सच बताओ, लेकिन याद रखना, झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। मैंने कुछ नहीं किया। लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से धनपाल चाचा को खेत की मेड़ तोड़वाते देखा था। अगर जरूरत पड़े तो मैं भगवान की कसम खाकर भी यही बात कहूंगा। सरपंच जी, मैं भी सच बताना चाहता हूं। धनपाल ने मुझे पहले भी पैसे देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। लालच में आकर मैंने गलती की थी। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए। सारी पंचायत में सन्नाटा छा गया। अब धनपाल के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, मैंने ही ये सब किया था। मुझे तुम्हारे परिवार की खुशी से जलन होती थी। मैं चाहता था कि तुम दोनों भाई अलग हो जाओ। मेरी नफरत ने मुझे अंधा बना दिया। जो सजा देना चाहूं मैं स्वीकार करता हूं। धनपाल, तुमने हमारी फसल नहीं, रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन याद रखो, जिस परिवार की नींव विश्वास पर बनी हो, उसे कोई दुश्मन नहीं गिरा सकता। आज मुझे अपने बेटों पर गर्व है। भैया, आज अगर मैं दूसरों की बातों में आ जाता तो शायद हमारा परिवार सचमुच टूट जाता। मुझे खुशी है कि मैंने हर बार आपसे सच पूछा। आपने सिर्फ बड़े भाई का नहीं, पिता का भी फर्ज निभाया है। मोहन, अगर कभी बंटवारा होगा भी तो सिर्फ काम का होगा, दिलों का नहीं। ये खेत आधा आधा हो सकता है, लेकिन हमारा रिश्ता कभी आधा नहीं होगा। तुम हमेशा मेरे छोटे भाई नहीं, मेरे बेटे जैसे रहोगी। आज मुझे समझ आया कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, विश्वास होता है। अगर घर के लोग एक दूसरे का साथ दें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। मैं भी सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। कुछ समय के लिए मैं दूसरों की बातों में आ गई थी, लेकिन आज मैंने सीख लिया है कि रिश्तों का फैसला अफवाहों से नहीं, विश्वास और बातचीत से होता है। आज की पंचायत फैसला सुनाती है कि धनपाल पूरे गांव से माफी मांगेगा और रघुवीर के खेत का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। ये गांव नफरत नहीं, भाईचारे से चलेगा। रघुवीर, मोहन, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने ईर्ष्या में आकर बहुत बड़ा पाप किया। आज समझ आया कि दूसरे का घर तोड़ने वाला इंसान कभी अपना घर भी नहीं बचा पाता। गलती स्वीकार करने वाला इंसान बदल सकता है। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के बाद किसी परिवार की खुशियों से कभी ईर्ष्या नहीं करोगी। भैया, आइए आज बाबूजी के सामने एक बार फिर वही वचन दोहराते हैं। चाहे समय कैसा भी हो, चाहे कितनी भी दौलत आ जाए, हम कभी अपने रिश्ते का बंटवारा नहीं होने देंगे। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे किसी बात का डर नहीं। मेरे बाद भी ये घर एक रहेगा, क्योंकि इसकी दीवारें ईंटों से नहीं, भाईचारे से बनी हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। पूरे गांव की आंखें नम थीं। उस दिन सबने समझ लिया कि जमीन का बंटवारा हो सकता है, लेकिन सच्चे भाइयों के दिलों का नहीं।